हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में पौधा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, अपने पिछली जो वीडियो थी, पिछली क्लास में अपन ने बताया था कि प्लांट्स में पादपों को अपन ने मुख्य रूप से उनकी संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा था, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। कि प्लांट को उनके बाह्य तौर से अपन बाहरी तौर से संरचना के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, प्रहोतंत्र और मूलतंत्र। एक भाग है मूलतंत्र और दूसरा भाग था प्रहोतंत्र। तो मूलतंत्र के बारे में तो अपन ने पिछली क्लास में बता दिया कि मूलतंत्र पादप का भूमि से नीचे वाला, भूमि के अंदर वाला जो भाग है वो कहलाता है रूट सिस्टम। और मूल तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया था, मूसला मूल तंत्र और फाइबर रूट सिस्टम, रेशेदार मूल तंत्र और मूसला मूल तंत्र। तो मूल तंत्र वाला पॉइंट अपना समाप्त था और सेकंड पॉइंट अपना था शूट सिस्टम, प्रहोतंत्र। कि भूमि से ऊपरी जो हिस्सा का जो भाग होता है तन पादप का, उस पादप प्लांट का जो ऊपरी वाला भाग है, भूमि से ऊपरी भाग, ये कहलाया उसका क्या, प्रहोतंत्र। प्रहोतंत्र। तो प्रहोतंत्र में अपन ने बताया था कि प्रहोतंत्र में भूमि के ऊपरी हिस्से वाला जो भाग है प्रहोतंत्र का भाग कहलाता है। और प्रहोतंत्र को फिर कई भागों में डिवाइड किया गया है, जिसके एक पार्ट तो अपन ने करवा भी दिया है। प्रहोतंत्र। देखो, शूट सिस्टम ये सेकंड पार्ट था। परिभाषा इसकी बताई दी कि पादप का वह भाग जो भूमि से ऊपर की ओर धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, अर्थात प्रकाश की ओर और गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में जो भाग गति करता है, जो भाग वृद्धि करता है, वो भाग कहलाता है प्रहोतंत्र। प्रहोतंत्र को अपन ने कई भागों में डिवाइड किया था, जिसमें पहला भाग था तना, दूसरा भाग था पत्ती, स्टेम, लीफ, फूल, फल, और बीज। तो ये सारे भाग प्रहोतंत्र के भाग कहलाते हैं। ये सारे के सारे भाग पादप भाग के तने वाले भाग जो है उस पर ये लगते हैं। और प्रहो का जो निर्माण है वो प्रांकुर वाले भाग से, जैसे बीज का अंकुरण होता है तो बीज के अंकुरण के बाद जो प्रहो तंत्र का निर्माण प्रांकुर से और मूल तंत्र का निर्माण मूलांकुर से होता है। तो इस प्रकार से इसमें हमें भी अपन ने स्टेम वाले प्लांट्स का भाग पढ़ लिया था कि तना पादप का वह भाग होता है जो पादप को सीधा खड़ा रखने का कार्य करता है, ऊर्ध्व बेलनाकार संरचना में होता है। कई पादप प्रजातियों की और उनकी पादप वैरायटी के आधार पर भी है, कोई सर्पी, विसर्पी या किसी कोमल तने वाले होते हैं जो किसी पादप या किसी अन्य सहारे के द्वारा ये पादप भाग को ऊंचाई पर चढ़ने के लिए उत्तरदायी होते हैं और ये पादप को सीधा खड़ा रखने के काम आता है। दूसरा है कि ये संवहन जड़ के द्वारा जो खनिज लवण अवशोषण किया जाता है, इसमें मुख्य संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम मुख्य रूप से तने में जो पादप के भोजन और अन्य खनिज लवणों का परिवहन करने का कार्य करते हैं।
ये तो भाग करवा दिया था। अब जो दूसरा स्टेप है पत्ती, लीफ जो है, अब पत्ती की संरचना के बारे में देखते हैं। सेकंड पार्ट था पत्ती। लीफ, देखो पत्ती पादप का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। पत्ती पादप का महत्वपूर्ण भाग होती है। अधिकतर पादपों में पत्तियां चौड़ी एवं चपटी होती हैं। पत्तियों में पर्णहरित वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। भाई पादप में पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां पादप का एक महत्वपूर्ण अंग होती हैं और अधिकतर पादपों की जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी और चपटी होती हैं। वैसे कई इसमें पौध भी हैं कि जैसे गूदेदार एलोवेरा है, और भी कई पत्तियां हैं जो मांसल और गूदेदार पैनी नुकीली होती हैं। बाकी अधिकतर पादपों की पत्तियां होती हैं जो चौड़ी और चपटी होती हैं, और पादपों की पत्तियों में एक वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल, पर्णहरित, और इस वर्णक की उपस्थिति के कारण ही पादप की पत्तियों का रंग हरा होता है, और इस वर्णक के कारण ही पत्तियां पादपों में भोजन बनाने का कार्य करती हैं। पत्तियां CO2, जल, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन निर्माण करती हैं। तो ये पादपों में एक महत्वपूर्ण कोशिकांग इसलिए है, महत्वपूर्ण एक अंग है, इसलिए माना जाता है कि पादपों में जो पत्तियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, और प्रकाश संश्लेषण पादपों में भोजन बनाने की क्रिया का नाम है, जिसमें पत्तियां जो होती हैं वायुमंडलीय CO2, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करती हैं। अब ये किस प्रकार से करती है आप पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया CO2 प्लस H2O सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये केवल क्रिया में भाग लेते हैं,
CO2, जल एवं सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के माध्यम से की जाती हैं। अब पत्तियां जो होती हैं ये तने के इंटरनोड वाले नोड वाले हिस्से पे पर्व संधि पर लगी होती हैं। पत्तियां तने के नोड पर लगी हुई होती हैं। पत्तियां अलग अलग पादप प्रजातियों के आधार पर पत्तियां तने पर लगने का जो क्रम होता है उनको पर्ण विन्यास बोलते हैं। अब ये उनमें पत्तियों में पर्ण विन्यास अलग अलग, जालिकावत सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास। तो देखो द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं, द्विबीजपत्री पादपों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। जबकि एक बीजपत्री पादपों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। तो ये पादपों में पत्तियां जो होती है एक महत्वपूर्ण कोश भाग हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, जो वायुमंडलीय CO2, H2O की उपस्थिति में, ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करती हैं, भोजन बनाने का कार्य करती हैं। और पादपों में जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी और चपटी होती हैं, पर्णहरित वर्णक इनमें पाया जाता है। और ये तने वाले भाग पर, नोड वाले हिस्से पर लगी हुई होती हैं, परसंधियों पर लगी हुई होती हैं, जो पादप की वैरायटी के आधार पर ये जो द्विबीजपत्री पादप हैं उनमें तो जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है, और एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें समांतर सिरा विन्यास होता है। तो इस प्रकार से ये पत्तियां, ये पादप का प्रहोतंत्र वाले भाग में तने से लगी हुई एक महत्वपूर्ण संरचना होती है। और अब नेक्स्ट जो पार्ट्स है वो है पुष्प। नेक्स्ट भाग है पुष्प, तीसरा। फ्लावर। देखो पुष्प भी वैसे तो हर अंग अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, पर फिर भी कई अंग इस तरह से होते हैं जो अपनी ज़्यादा वैरियता रखते हैं। पुष्प भी पादप का एक प्रहोतंत्र में तने से जुड़ा हुआ एक अंग है। पुष्प जो है, पुष्प पादप का जननांग वाला भाग होता है। क्योंकि पुष्प जो हैं वो प्लांट्स की जनन क्रिया में भाग लेते हैं, क्योंकि पुष्प के द्वारा फल और बीज का निर्माण होता है। ये भी पॉइंट अपने आगे आएंगे, उनके बताएंगे। और बीज आगे
उन प्लांट्स की अपनी वैरायटी पादप प्रजाति को बनाए रखने के लिए उनमें प्रजनन की दर लगातार होती रहती है। तो पुष्प जो है ये पादप का जननांग वाला भाग होते हैं। पुष्प की संरचना जब अपन देखते हैं, बाह्य संरचना देखते हैं, तो पुष्प की संरचना में कई सारे अंग होते हैं और ये अंग पुष्प के इस प्रकार से अपन एक बाह्य संरचना के रूप में पुष्प की संरचना को देखें तो पुष्प, ये पुष्प का एक लंबा जो नलिकाकार भाग होता है ये कहलाता है वर्तिकाग्र स्टिग्मा, ये कहलाती है वर्तिका। अब पुष्प में दो भाग, दो चक्र माने जाते हैं, सहायक चक्र और मुख्य चक्र। ये सहायक चक्र में है दलपुंज जो होते हैं, दलपुंज, ये हरे रंग के जो हैं बाह्य दलपुंज, ये पुष्प के नर जननांग पुंकेसर है और ये पुष्प के मादा जननांग स्त्री केसर, ये अंडाशय है। अब अंडाशय स्त्री केसर वाले भाग में पुष्प के तीन भाग आते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। ये तीनों भाग मिलकर स्त्री केसर कहलाते हैं। पुष्प के क्या भाग कहलाएंगे? स्त्री केसर। तो पुष्प का, पुष्प वाला जो भाग होता है पादप का जननांग वाला भाग होता है, यह जनन क्रिया में भाग लेता है। पुष्प में नर जनन के रूप में इसमें पुंकेसर और मादा जननांग के रूप में इसमें वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय पाए जाते हैं। और भी इसमें सहायक चक्र होते हैं, दलपुंज और बाह्य दलपुंज। दलपुंज होते हैं वो रंगीन होते हैं, जो बाह्य रूप से अलग अलग रंग के होते हैं, गुलाबी रंग के हैं, सफ़ेद रंग के, और इनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिसके कारण ये बाह्य वातावरण से कीट पतंग, बाह्य इंसेक्टा वर्ग के जो भी प्राणी हैं, मधुमक्खी वगैरह, इन कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक विशेष प्रकार की सुगंध, सुंदरता, जिसके कारण कीट पतंग इनकी ओर आकर्षित होते हैं और ये जो हैं परागण की क्रिया में भी अपना महत्वपूर्ण भाग निभाते हैं। परागण के बाद जैसे ही पराग कण जो हैं नर जननांग पुंकेसर से पराग कण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जिससे निषेचन और परागण की क्रिया कंप्लीट होती है। निषेचन के बाद में अंडाशय से फल और बीज का निर्माण होता है और जो अपने आगे जाके बीज का निर्माण करके अपनी पादप प्रजाति को आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो बनाए रखते हैं। तो पुष्प भी एक प्रहोतंत्र का महत्वपूर्ण भाग है जो तने वाले भाग से आगे ऊपर शाखाएं और कलिकाओं पर लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट जो भाग है वो है फल। फल देखो, फल का निर्माण पुष्प में परागण क्रिया के बाद निषेचन होता है और निषेचन से अंडाशय से जो भाग होता है पुष्प का, स्त्री केसर वाला भाग जो फूला हुआ उभरा हुआ भाग होता है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। फल का निर्माण निषेचन के बाद अंडाशय से होता है
अंडाशय फूलकर फल का निर्माण करता है। और फल मुख्य रूप से दो भागों में बांटे गए हैं। फलों को अपन विज्ञान की अपनी भाषा में बोलें सत्य फल और असत्य फल, वास्तविक और आभासी। वास्तविक फल तो वे होते हैं, वे फल जिनका निर्माण निषेचन के बाद अंडाशय से होता है, वो तो कहलाते हैं सत्य फल। सत्य फल और एक है असत्य फल। वास्तविक फल या आभासी फल के नाम से ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। और सत्य फल जो होते हैं वे फल जिनका निर्माण पादप में निषेचन के बाद अंडाशय से होता है, वो तो कहलाएंगे सत्य फल। जैसे जो भी अपने ज़्यादा अधिकतर जो फल हैं, आम हैं और अधिकतर फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, गेहूँ, ये सारे फल की श्रेणी में आते हैं। अब देखो, पर कई फल ऐसे हैं, अपनी सीधी भाषा में इनको जाने तो पहले निषेचन क्रिया होती है, फूल झड़ जाता है और उसका अंडाशय वाला भाग धीरे धीरे वृद्धि करके फल का निर्माण करता है फूल झड़ने के बाद, तो वो तो कहलाएंगे सत्य फल। आम है, अमरूद है, संतरा हैं, ये सत्य फल की श्रेणी में आती हैं। अब हैं असत्य फल या आभासी फल। अब आभासी या सत्य फल इस प्रकार के हैं जिनमें निषेचन क्रिया के बाद अंडाशय से फल का निर्माण नहीं होता है, अर्थात सीधे ही पुष्प के सारे जननांग, पुष्प के सारे भाग ही उस फल निर्माण में भाग लेते हैं। जैसे अनार, पाइनएप्पल, ये इस प्रकार के फल हैं कि इनके बाहरी पुष्पांग जो हैं, ये पुष्प जनन अंग हैं, जो सहायक चक्र हैं या ये जननांग वाले भाग हैं, ये तो झड़ जाते सत्य फल में। तो बाकी असत्य फल में ये सारे के सारे जननांग फल निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए इस प्रकार के फल जो हैं ये कहलाते हैं असत्य फल या आभासी फल। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सत्य फल और आभासी फल। फलों को उनमें जनन क्रिया में अंडाशय से फल निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर फलों को दो भागों में बांटा गया है, सत्य फल और आभासी फल। अब इसका एक और लास्ट पॉइंट है, बीज। देखो, बीज ये पादप के आगे अपने वंश को जाना चालू रखने के लिए, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वंश को बनाए रखने के लिए पादपों में बीज का निर्माण होता है। निषेचन के बाद फल बनता है, फल से बीज का निर्माण होता है। अंडाशय के अंदर ये बीजांड होते हैं, अंदर वाले जो भाग हैं ये हैं बीजांड, और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीज जो है ये फल विकृति से ढके हुए होते हैं। बीज फल विकृति से ढके होते हैं और बीज के अंदर बीज पत्र पाए जाते हैं, और बीज पत्रों के आधार पर बीजों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, जो अपन ने पीछे भी बताया था। बीज पत्र के आधार पर बीजों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री और दूसरा है द्विबीजपत्री।
अर्थात मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट एंड डाइकोट, एक बीजपत्री अर्थात द्विबीजपत्री, जिनमें केवल एक ही बीजपत्र होता है अर्थात जिनकी दाढ़ नहीं होती है, बीज दो लगभग समान भागों में नहीं टूटता है, एक बीजपत्री कहलाते हैं। द्विबीजपत्री जिनके बीज दो समान भागों में, जैसे चना है, मसूर है, मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, तो ये द्विबीजपत्री की श्रेणी में आते हैं। बीज पत्र के आधार पर बीजों को दो भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकोट एंड डाइकोट। इनका अपन आगे और विस्तार से वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार से पादप के ये प्रहोतंत्र वाले कुछ महत्वपूर्ण भाग थे और इनको अपन ने थोड़ा सा डिटेल से बता दिया। एक एक का तना, पत्ती, फूल, फल और बीज, ये पादप के प्रहोतंत्र वाले अर्थात प्रकाशनवर्त गति करने वाले भाग हैं। और ये पादप क्रिया में किस प्रकार से भाग लेते हैं, क्या इनका मुख्य कार्य है, उसके बारे में अपन ने बताया। अब अपना जो अगला वीडियो होगा उसमें अपन इन एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री फ्लावर की इंटरनल स्ट्रक्चर, इनका आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे।